नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे। आज शाम तकरीबन 4 बजे प्रधानमंत्री जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे और एयरपोर्ट पर ही आपदा प्रभावितों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री प्रभावित इलाकों का हवाई निरीक्षण करेंगे। शाम 6:45 बजे एयरपोर्ट पर ही समीक्षा बैठक भी करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री धामी तैयारियों को देखने के लिए कल जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे थे, व्यवस्थाओं को देखा, जरूरी निर्देश दिए। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी का उत्तराखंड से खास लगाव है और यही वजह है कि आपदा की मुश्किल घड़ी में भी प्रधानमंत्री का साथ उत्तराखंड को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम के आने से राहत कार्यों को बल मिलेगा और प्रभावितों का मनोबल बढ़ेगा। शाम 4 बजे के आसपास प्रधानमंत्री उत्तराखंड पहुंचेंगे, जॉलीग्रांट एयरपोर्ट, और वहीं पर प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात कर सकते हैं प्रधानमंत्री। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहले से ही मौजूद हैं। प्रधानमंत्री के साथ साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद होंगे। राहत कार्यों को लेकर अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री। एयरपोर्ट पर ही समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड आना प्रभावितों का मनोबल बढ़ाने वाला होगा। पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पीएम मोदी आपदा के दर्द को अच्छी तरह से समझते हैं और पीएम ने केदार आपदा के बाद भी मदद की थी और इस बार भी उत्तराखंड की मदद करेंगे। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। उत्तराखंड की जनता और जो पीड़ित लोग हैं उनको भी वो मिलेंगे, अधिकारियों के साथ भी वो बैठेंगे और जो स्थानीय हमारे नेता हैं उनसे भी वो फीडबैक लेंगे। निश्चित रूप से जिस तरह से पंजाब और कश्मीर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छी सहायता उनको दी है, जो प्रारंभिक तौर पर दिया है, इसी तरह से उत्तराखंड को भी पूरा उनका आशीर्वाद मिलेगा, उनका सहयोग मिलेगा। और उत्तराखंड में आपदा के बाद नुकसान का आकलन करने आई केंद्रीय टीम राज्य का दौरा कर लौट चुकी है। माना जा रहा है कि आज प्रधानमंत्री के उत्तराखंड दौरे के बाद नुकसान की भरपाई को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। हालांकि इस बीच हिमालयी इलाकों के लिए अलग नीति की मांग भी एक बार फिर सामने आई है। उत्तराखंड में आई आपदा के बाद केंद्रीय टीम ने कई जिलों का दौरा किया और जिसके बाद बुधवार को केंद्रीय टीम ने मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात भी की। सेंट्रल की टीम ने राहत कार्यों की तारीफ की और कहा कि 5 लाख की तत्काल मदद के साथ ही गर्भवती महिलाओं के लिए ट्रैकिंग जैसी पहल अन्य राज्यों के लिए भी उदाहरण बन सकती है। उत्तराखंड में इस बार कुल मिलाकर 5,700 करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि 2013 में आई केदारनाथ आपदा में 31,000 करोड़ के नुकसान का आकलन था। ऐसे में मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि डिटेल स्टडी के बाद हिमालयी इलाकों के लिए अलग नीति बनाई जाए। उसके लिए देखिए, मैंने हमेशा नीति आयोग में भी अपनी तरफ से सुझाव भी दिया है और हिमालयी क्षेत्रों के लिए निश्चित रूप से एक शोध भी होना चाहिए। इसमें हम राज्य के अंदर भी कर रहे हैं। हमारा यहाँ के जो हमारे ऐसे संस्थान जो इन क्षेत्रों में अपना शोध करते हैं, जिनकी विशेषज्ञता है, विशेषताएं हैं, उन सभी का हम सहयोग लेकर इस पर काम करेंगे। आपदा के बाद अब राज्य सरकार बड़े नीतिगत बदलाव की ओर भी बढ़ सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा है कि अब नदी नालों पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार सेटलमेंट पॉलिसी भी ला रही है, जिसके तहत संवेदनशील इलाकों में निर्माण पर सख्ती बढ़ाई जाएगी। अगर अतिक्रमण होता है तो तत्कालीन जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई भी की जा सकेगी। एक पूरी तरह से इसमें एक तो हम सेटलमेंट पॉलिसी लाएंगे, दूसरा एक निर्देश ये भी दिया है कि जो भी हमारे नदी नाले मुहाने
या ऐसी ज़मीनें हैं जो उन पर अगर कहीं पर भी अतिक्रमण होगा या कुछ होगा तो जो उस समय के जो लोग वहाँ पर नियुक्त अधिकारी होंगे उनकी जिम्मेदारी और उनका उत्तरदायित्व फिक्स किया जाए। हिमालयी राज्यों के लिए अलग नीति की मांग अब जरूरत बन चुकी है। इस साल उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक जो तबाही देखने को मिली उसने इस मांग को और मजबूत कर दिया है। गुरुवार के पीएम मोदी के दौरे पर अब सबकी नजर रहेगी। हिमालय के लिए विशेष नीति, विशेष संरचना और सख्त निगरानी तंत्र तैयार करने जैसे मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी कुछ बड़े संकेत दे सकते हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं मौसम की। तो मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड में अगले 3 घंटे में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। देहरादून समेत ऋषिकेश, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। इधर उत्तरकाशी में लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। यमुनोत्री हाईवे 20 दिनों से बंद है। यमुनोत्री हाईवे बंद सिलाई बैंड, स्याना चट्टी, राना चट्टी, हनुमान चट्टी के पास बंद है। सड़क के खुलने में अभी कुछ दिन का वक्त और लग सकता है। उम्मीद जताई जा रही है कि 13 सितंबर तक हाईवे खुल सकता है। वहीं हाईवे बंद होने से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। कई गांव के लोग अपने अपने घरों में ही एक तरह से कैद हो गए हैं। जंगल चट्टी, फूल चट्टी और बनास 3 जगह पे अभी काम कर रहा है और वहाँ पे डेली, चूँकि हम लोग कांटेक्ट में ही रहते हैं, तो डेली अपडेट के हिसाब से उन्होंने मुझसे 2 दिन और, आज को लेते हुए 2 दिन और 10। इधर रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के बीच फरासू के पास बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। हाईवे का लगभग 20 मीटर का हिस्सा ढह गया, जिसके बाद कई गाड़ियां फंस गई। वहीं अलकनंदा नदी के बहाव से सड़क के नीचे की तरफ कटान होने लगा है। हाईवे पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। फरासू के पास बंद हाईवे को खोलने का काम जारी है। इधर नेपाल की आंतरिक स्थिति को देखते हुए उत्तराखंड में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया। नेपाल सीमा से लगे पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों की सीमा पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। हालांकि इसी बीच बॉर्डर पर आवाजाही जारी है। खुद कुमाऊं की आईजी रिद्धिम अग्रवाल ने सीमावर्ती इलाकों का जायजा लिया। नेपाल और उत्तराखंड के बीच तकरीबन 250 किलोमीटर का हिस्सा है जो सीमा है। बॉर्डर सीमा साझा करते हैं दोनों देश, भारत और नेपाल उत्तराखंड में, जिस पर उत्तराखंड पुलिस के 7 थाने और एसएसबी की चौकियां आती है। और ऐसे में स्टेट की खुफिया एजेंसियों के साथ ही आईबी भी अलर्ट पर है। अभी फिलहाल जो सूचना मिली है, नेपाल के अधिकतर जनपदों में कर्फ्यू की स्थिति है, जिससे मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हुआ है अनडाउटेडली। और हमने अपनी एलआईयू को भी स्ट्रेंथन किया है। निरंतर हमारे पास इंटेलिजेंस इनपुट्स आए हैं। नेपाल हिंसा का असर देहरादून और गाजियाबाद के ट्रांसपोर्टर रामबीर गोला के परिवार पर भी पड़ा। अपनी पत्नी राजेश गोला के साथ वो नेपाल घूमने गए थे, जहां उनकी पत्नी की मौत हुई है। अब दून में भी उनसे जुड़े लोग परेशान हैं। नेपाल में हुई हिंसा की चपेट में देहरादून के एक ट्रांसपोर्टर का परिवार भी आ गया। दरअसल गाजियाबाद के रहने वाले ट्रांसपोर्टर रामबीर सिंह गोला अपनी पत्नी के साथ नेपाल घूमने गए थे और नेपाल में हुए बवाल के दौरान जिस होटल में वो रुके थे, वहां दंगाइयों ने आग लगा दी। इस दौरान आग से बचने के चक्कर में होटल की 4थी मंजिल की खिड़की से उतरते वक्त रामबीर सिंह की पत्नी राजेश नीचे गिर गई और उनकी मौत हो गई। फोन उन्होंने उठाया नहीं, फिर एक अमित जी हैं, उनको कॉल किया, उन्होंने बताया इस बार ऐसे हो गया है। तो यहाँ कभी कभी रहता था उनका आना? हाँ, कभी कभी आना जाना रहता था।
क्या बेसिकली काम था? ट्रांसपोर्ट का है, अप्लाइंसेस का काम है, होम अप्लाइंसेस और एयर कंडीशनिंग का। देहरादून के ट्रांसपोर्ट नगर के इसी घर में गाजियाबाद के रहने वाले रामबीर सिंह गोला अपनी पत्नी राजेश गोला के साथ कभी कभी रहने भी आया करते थे। नीचे ऑफिस है और ऊपर उनका घर है। अशोका रोड लाइंस के नाम से उनका ट्रांसपोर्ट का एक बड़ा कारोबार भी है। मुझे भी अभी जैसे मैं आया जस्ट मुझे किसी ने बताया तो मुझे बड़ा दुख लगा। वैसे तो अच्छे आदमी है वो, बहुत बढ़िया। जब भी आते जाते थे नमस्कार तो कर ही लेता था आदमी। भाई एक दिन के लिए आते थे, सुबह शाम के लिए, अपना सुबह को चले जाते थे। वैसे तो गाजियाबाद में ही रहते हैं, उनको वहीं पे अपना घर भी है। रामबीर सिंह गोला का पूरा परिवार यूपी के गाजियाबाद में रहता है और इस घटना के बाद से पूरे परिवार में शोक की लहर है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में सहकारिता के नाम पर सबसे बड़ा घोटाला हुआ। LUCC यानी कि लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट थ्रिफ्ट को कोऑपरेटिव सोसाइटी पर दर्ज मामले अब भी अधर में लटके हुए हैं। राज्य सरकार ने जांच CBI को सौंपने की सिफारिश तो की, लेकिन केंद्र से अनुमति नहीं मिलने की वजह से अभी तक जांच शुरू नहीं हो पाई है। LUCC ने दूरदराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सिस्टम की कमजोरी का फायदा उठाया, हजारों लोगों से करोड़ों की ठगी की। प्रदेश के दूरस्थ इलाकों में इस कंपनी पर 13 केस दर्ज हुए हैं, जबकि देश भर में ये आंकड़ा 70 से भी ज्यादा है। फिलहाल इन मामलों की जांच उत्तराखंड CID कर रही है। सरकार ने CBI के सौंपने के लिए ऑर्डर कर दिया है और उसको हम परस्यू कर रहे हैं केंद्र सरकार के साथ। और उससे अतिरिक्त हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। एक को खिलाफ जो प्राइम अक्यूज्ड है उसे खिलाफ अरेस्ट करने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस इशू कराने के लिए हमारा प्रयास चल रही है। अभी हमारे पास जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो CBCID नोडल है, वो परस्यू कर रहे हैं हम लोग इसको। देहरादून के जाखन के रहने वाली 20 साल की लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक लड़की के भाई ने एक दूसरे लड़के और युवती पर हत्या का आरोप लगाया। अस्पताल पहुंचकर हंगामा भी किया। मृतक के भाई का कहना है कि उसकी बहन निष्ठा पिछले 10 दिन से घर नहीं आ रही थी और दोनों आरोपी उसे अपने पास रोके हुए थे। किसी दिन बर्थडे के नाम पर तो किसी दिन रूम शिफ्ट करने के नाम पर। बुधवार सुबह फोन आया और बताया गया कि उनकी बहन की स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन जब डॉक्टर्स ने बताया कि निष्ठा की मौत हो चुकी थी। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको? मेरा उन दोनों पे शक है। वो क्या शक है? क्या उन्होंने ही खाया है मेरी बहन को उनके घर में, वो लेके आ रहे लाश को। उत्तराखंड का खेल विभाग अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड की पहली खेल यूनिवर्सिटी खोलने की तैयारी में है, जिसका ऐलान सरकारी स्तर पर पहले ही हो चुका है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि खेल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए ना तो अभी तक प्रैक्टिकल ग्राउंड है और ना ही यहां पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए किसी भी हॉस्टल की व्यवस्था। खेल अधिकारियों का दावा है कि फिलहाल हल्द्वानी के इंटरनेशनल स्टेडियम के स्टेजिंग एरिया को स्टडी रूम के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि स्टेडियम के ठीक बाहर मौजूद 13 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड को लेने की कोशिश चल रही है। यानी कि यूनिवर्सिटी का उद्घाटन होना है, लेकिन ना तो यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है ना ही स्टेडियम है। देखिए, जो ये ज़मीन है इस पे हमारे जो क्लासेस, हमारे जो ऑलरेडी अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें तो हमारी क्लासेस, थ्योरी क्लासेस जो होंगी वो स्टार्ट हो जाएंगी और कुछ हमारे पास ग्राउंड भी है। लेकिन जो आगे जो ज़मीन है उस पे हमारा एथलेटिक ट्रैक बनना है, सिंथेटिक ट्रैक, फुटबॉल ग्राउंड बनने हैं और प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए जो भी ग्राउंड है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, सारे जो भी गेम होते हैं उनकी जो प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं उनके लिए हमारा उसमें ग्राउंड्स बनने हैं। रुड़की के खंजरपुर में 22 महीने से अवैध रूप से संचालित हो रहे स्नेक वेनम सेंटर का खुलासा होने के बाद वन विभाग की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि इतने लंबे वक्त से सांप पकड़े जाते रहे, जहर निकाला जाता रहा और विभाग कार्रवाई करने के बजाय चुप्पी साधे रहा, तो ऐसा क्यों? ये तस्वीरें हैं रुड़की के खंजरपुर गांव की, जहां पिछले 22 महीने से एक अवैध स्नेक वेनम सेंटर चल रहा था। यहां कोबरा और रसेल वाइपर जैसे जहरीले सांपों से जहर निकाला जा रहा था, वो भी बिना किसी परमिशन के।
सूचना मिलते ही जब वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट की शिकायत पर छापा पड़ा तो वेनम सेंटर से 86 जिंदा सांप बरामद हुए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, इनसे निकाला गया जहर कहां गया? यहां जहर से लेकर सांपों को पकड़ने और छोड़ने का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। सेंटर का संचालक अब फरार है। उसकी तलाश में 3 टीमें लगाई गई हैं और पुलिस की भी मदद ली जा रही है। बरामद सांपों को अब जंगल में छोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लाइफ सेविंग डॉग्स बनाने के लिए एक प्रोविजन है जिसके लिए वो कर रहे थे, परंतु उसका समयावधि खत्म होने के कारण ये अवैध करार दिया गया और हम DFO हरिद्वार के द्वारा इसको कब्जे में लिया गया। उसको हमने अभी तय कर रहे हैं कि इसको वाइल्ड लाइफ एरियाज में कैसे सेफली उसको रिलीज किया जाए। इस पूरे मामले में वन विभाग की वाइल्ड लाइफ विंग सवालों के घेरे में है। क्या किसी भी अधिकारी को इसका पता नहीं चला या फिर जानबूझकर आंखें बंद कर ली गईं? हालांकि अब जांच की बात जरूर हो रही है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसके ऊपर हमने बहुत ही सीरियसली जांच शुरू करेंगे कि इस प्रकार का चूक कैसा हुआ है और SOP हमने बना रहे हैं ताकि भविष्य में इस प्रकार का कोई भी चूक ना होने पाए। सूत्रों की माने तो इस अवैध सेंटर के तार एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि निकाले गए जहर की कहां सप्लाई होती थी इसका कोई रिकॉर्ड वन विभाग के पास मौजूद नहीं है। अगर जांच गंभीरता से की गई तो ये मामला सिर्फ एक अवैध सेंटर का नहीं बल्कि जहर की तस्करी से जुड़े एक बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश कर सकता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। हरिद्वार के जगजीतपुर इलाके में जंगली हाथियों का झुंड आए दिन आ धमकते हैं। वहीं अक्सर लक्सर रोड की बात की जाए तो वहां पर भी जंगली हाथियों की दस्तक दिखती है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जंगली हाथियों को देखकर वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि हाथियों ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और जंगल की तरफ निकल गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर दिन जंगली हाथियों का झुंड इसी तरह से गुजर रहा है, जिसकी वजह से वो डरे हुए हैं। कभी अगर हाथी को गुस्सा आ गया या हाथियों ने नुकसान पहुंचाया, ये सोचकर उनमें डर है। कैंची धाम आज देश विदेश के श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बन गया है, लेकिन सुविधाओं का आज भी यहां टोटा है। ऐसे में अब नैनीताल प्रशासन सुविधाओं का विस्तार की तैयारी में है। बाकायदा इसके लिए यहां आने वाले श्रद्धालुओं से सुझाव लिए जा रहे हैं। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। नैनीताल में आस्था का सबसे बड़े केंद्र कैंची धाम में सुविधाओं का विस्तार श्रद्धालुओं की रायशुमारी से होगा। इसके लिए पर्यटकों से फीडबैक लेकर मूलभूत सुविधाओं के विस्तार की योजना है। कैंची धाम का डेवलपमेंट कैसे हो, क्या क्या सुविधाएं धाम में होंगी, इस पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। बाकायदा नैनीताल जिला प्रशासन ने इसके लिए अधिकारियों को लगाया है जो श्रद्धालुओं से जानकारी जुटाकर रिपोर्ट तैयार करेंगे। कि इसका सर्वे कराया जाएगा, टूरिस्ट से फीडबैक भी लेंगे और जो लोग विजिट कर रहे हैं वहाँ उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की क्षमता है उसको भी देखा जाएगा। और इन फ्यूचर जो चारधाम यात्रा की तर्ज पर इसमें रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू करनी है, उसके लिए जो मैक्सिमम नंबर्स या मिनिमम नंबर्स फिक्स करने होते हैं, उसके लिए ये सारा डेटा काम आएगा। दरअसल कैंची धाम में आए दिन श्रद्धालुओं को मुसीबतें उठानी पड़ती हैं। वहीं शौचालय और स्नान घर नहीं होने से नदी में भी प्रदूषण फैल रहा है। इसके साथ ही पार्किंग के अभाव के चलते न सिर्फ श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बल्कि कुमाऊं के अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जाने वाले लोगों को भी घंटों जाम का सामना करना पड़ता है। कैंची धाम में है हमारा जो बाबा नीम करोली महाराज जी के उस नाम से प्रख्यात हो रहा है देश विदेशों में, उसको उस रोड को उसको हमारा अगर बेताल घाट शहीद बलवंत सिंह मोटर मार्ग के बहुत उचित माध्यम से अगर जोड़ा जाए तो हमारे बेताल घाट गर्जिया जो रूट है एक बेहतर रूप हमको दे देगा और जिससे पर्यटकों का आवागमन बहुत ज़्यादा रहेगा। बहरहाल कैंची धाम में जल्द सुविधाओं के विस्तार की योजना है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही कैंची धाम में आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कतें कम होंगी। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। देखने को मिल रही है। भक्तों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने व्यवस्थाएं बढ़ा दी हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम आने वाले यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हर दिन 2000 के आसपास यात्री पहुंच रहे हैं और बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं।
इधर ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप में भी दूसरे राज्यों से लोग आकर चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और यात्रा को लेकर लोगों ने अब एक बार फिर उत्साह दिखाना शुरू किया है। मौसम के ठीक होने के बाद प्रशासन यात्रियों को मौसम का अपडेट भी दे रहा है और इसी के साथ कहां-कहां हाईवे बाधित है इसकी भी जानकारी दी जा रही है। यात्रीगण चारधाम यात्रा के लिए निकलेंगे, उनको मौसम की जानकारी, पर्वतीय क्षेत्रों में जो भूस्खलन की स्थिति है और गंगा का और जो सहायक नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है, इसकी जानकारी लगातार पल पल हमारा जो ट्रांजिट कैंप में मॉनिटर सिस्टम लगा हुआ उसके माध्यम से भी दी जा रही है। इधर हरिद्वार के शिव मूर्ति चौक पर इकट्ठा हुए ट्रैवल कारोबारियों ने सतपाल महाराज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी की है। नाराज ट्रैवल व्यवसायियों का कहना है कि पर्यटन मंत्री हरिद्वार के ट्रैवल कारोबारी के साथ ना तो कभी बैठते हैं, ना ही उनकी टैक्स माफ करने की मांग को मान रहे हैं। बावजूद इसके पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने एक कार्यक्रम के दौरान दूसरे राज्यों की ट्रैवल कंपनियों को उत्तराखंड में आकर अपने कार्यालय खोलने का न्योता दिया है, जिससे नाराज हैं स्थानीय कारोबारी। हमारा आज का जो विरोध है वो सतपाल महाराज के खिलाफ है। सतपाल महाराज जी ने कल एक बयान दिया है कि हरिद्वार में दिल्ली के, पंजाब के, हरियाणा, राजस्थान के जो ट्रांसपोर्टर हैं, जो ट्रैवल व्यवसायी है, उनके ऑफिस उत्तराखंड में खोले जाए। यहाँ के जो ऑफिस जो खुले हुए हैं उनका तो काम चल नहीं रहा, उनकी गाड़ियाँ चल नहीं रही, यात्रा बंद पड़ी है, यात्रा आपसे संभल नहीं रही है और आप बाहर वालों को न्योता दे रहे हो। रामनगर में इन दिनों एक अनूठी रामलीला का मंचन किया जा रहा है। पितृपक्ष में होने वाली ये रामलीला कई मायनों में खास है। आपको भी दिखाते हैं रामलीला की झलक। रामनगर की ये रामलीला लोगों के बीच खासा प्रचलित है। पितृ श्राद्ध में होने वाली इस रामलीला में लोगों को रिझाने के लिए फिल्मी गानों का जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस बार तो रामलीला में शूर्पणखा बुलेट मोटरसाइकिल से एंट्री करती हुई नजर आई। रामलीला करने वालों का कहना है कि रामलीला को रोचक बनाने के लिए ऐसा किया गया। हमारी रामलीला बड़ी सरल भाषा में, क्योंकि जो आज की अब आप देख रहे हैं टीवी पर इतने ऐसे प्रोग्राम दिखाए जा रहे हैं, तो पब्लिक को रिझाने के लिए हम लोग हमारे यहाँ राधेश्याम, चौपाई, बिहाग, राग बिहाग वगैरह सब है, सरल भाषा में हमारे यहाँ इसका मंचन किया जाता है। इस रामलीला में काम कर रहे कलाकार खुद को भी गौरवान्वित महसूस करते हैं। यहाँ महिला पात्रों का अभिनय भी पुरुष ही करते हैं। यहाँ के कलाकार फिल्मों में भी काम कर रहे हैं। 12-13 साल का उम्र में से यहाँ से जुड़ा हुआ आदर्श रामलीला कमेटी से, तब से मैं रोल करते हुआ रहा हूँ। हर प्रकार का रोल मेरे द्वारा निभाया जाता है। ऐसा नहीं कि मैं स्त्री ही पात्र यहाँ पर निभाता हूँ। बाली का भी करा, अंगद का भी करा, अन्य कैकेयी का भी करा, सीता का भी करा। पाठशाला है ये अभिनय की, यहाँ हम सीख कर और दूसरी रामलीला में अभिनय करते हैं। बाहर की कई शहरों में हमने रामलीला करी है और मेरी कुछ फिल्म भी आ चुकी हैं। भवानीगंज की रामलीला पूरे इलाके में फेमस है। टीवी और इंटरनेट की इस दुनिया में जब मनोरंजन के कई साधन मौजूद हैं, लेकिन फिर भी इस रामलीला को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ती है। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट।